पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनले के फादर जो थे वो निकल चुके थे उन बदमाशों को ढूंढने के लिए जिन्होंने भी उनकी पत्नी को मारा था। वो एक एक करके जो भी उनको नजर आता है सबको जान से मार कर रख देता है और उनकी वार्ड लगाने के बाद उनको ये पता चलता है कि किसी ड्यूक पीटरसन नाम के बंदे ने बदमाशों को कहा था लिनले की माँ को मारने के लिए। लेकिन लिनले के फादर ये समझ नहीं पाते कि आखिर ड्यूक पीटरसन ने उनको मरवाया क्यों है। उनके टारगेट में ड्यूक पीटरसन आ चुका था कि जहाँ वो दिखेगा मैं वहीं उसको मार डालूंगा। उसी के साथ साथ लिनले और विलन जो थे वो दोनों और ज्यादा करीब आ चुके थे। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताना काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन उनकी ये नजदीकी डालिया जो होती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसको बुरा लग जाता है कि लिनले यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ रह रहा है, उसने उसको भाव तक नहीं दिया और वो दूसरे के साथ चला गया। इस वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है, उसको इग्नोर कर देना क्योंकि सर्दी कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनले को देख पाते हैं। वो उसी समारोह के अंदर आया हुआ था जहाँ पर सारे के सारे जो वॉरियर्स वगैरह है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर समारोह की तैयारी चल रही थी और वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि प्रीस्ट वगैरह लग रहा था और वो स्टेज पे आने के बाद सभी को भाषण देते हुए बताने लग जाता है कि हम सब गॉड्स के बच्चे हैं, गॉड की हमारे ऊपर नजर है, जैसा हम काम करते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। और आज हम सारे लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम गॉड से प्रार्थना कर सके कि वो हमारे ऊपर दया दिखाए। तो जैसे जैसे वो बातें कह रहे थे ना, लिनले और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो उसकी बातों को दोहरा रहे थे। जैसे कि एक प्रार्थना होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर चल रहा था। लेकिन लिनले यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर वो जो बंदा जो सभी को बातें बता रहा था ना, उसने एक खास तरह की लाइट को एक्टिवेट किया था और जैसे उसने लाइट को एक्टिवेट किया था ना, उसी के बाद से जो भी वो बात कर रहा था सारे लोग वो बातें दोहरा रहे थे। और लिनले यहाँ पर वो बातें कहना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा होता है कि मैं वो बातें कहूँ। लिनले कहने लग जाता है कि जो लाइट फैली हुई है ना, इस बंदे ने जो लाइट फैलाई है वो मुझे मजबूर कर रही है कि जैसा वो बंदा कहता है मैं उसकी बातों को दोहराना शुरू कर दूं, चाहे मुझे वो दोहराने का मन हो या ना हो। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि मैं उसको दोहराऊं। ऐसा लग रहा है कि वो लाइट मुझे कंट्रोल करना चाह रही है। जितने भी लोगों को मैं अपनी यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो सब उस बंदे की बातों को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब कि वो सारे के सारे बंदे उस लाइट की वजह से कंट्रोल में आ चुके हैं। वो स्टेज पे बैठा हुआ बंदा जिस भी तरह की मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा, वो एक बार में हजारों लोगों को अपने सामने कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह से उसने सभी को कंट्रोल किया और मुझे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं आने वाला उसके। लेकिन लिनले को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरह की मैजिकल टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से इतने सारे लोग एक बार के अंदर उसकी बातों में आ गए और जो वो कहता है बस वही करते जा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि विलन जो थी वो भी उन बातों के कंट्रोल में आ चुकी थी। जैसा वो कह रहा था स्टेज वाला बंदा, वो उसी चीज को दोहराने लग जाती है, वही हरकत करने लग गए थे। लिनले ये देखकर परेशान हो जाता है कि विलन तो इसके कंट्रोल में आ गई, लेकिन लिनले अभी भी उसके कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आया था। और जब ये सारा काम हो जाता है, सब कुछ काम निपट जाता है ना, तो उसके बाद वो स्टेज वाला बंदा सभी को वापस से नॉर्मल कर देता है। और नॉर्मल होने के बाद वो सारे लोग वहां से जाने लग गए थे। रास्ते में विलन लिनले से कहने लग जाती कि लिनले तुम्हें कैसा लगा? अभी जो सारे लोग यहाँ पर प्रार्थना वगैरह कर रहे थे वो तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा? तो लिनले कहते कि अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मुझे कंट्रोल कर रहा है और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरी मर्जी के खिलाफ है, वो भी मजबूरी में मुझे वो करना पड़ रहा है। क्या तुमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? मुझे तो सच में लगा कि ये स्टेज वाला बंदा किसी लाइट के जरिए मुझे और बाकी सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मैं उसके कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं आया। लेकिन विलन कहना चाहती कि जहां तक कि मुझे लगता है ना कि गॉड्स जो हैं वो हमारे जितने भी बुरे काम थे, जो भी हमारे पाप वगैरह थे, उसको घसीट कर हमारे अंदर से बाहर निकाल रहे थे, इस वजह से हमें ऐसी फीलिंग आई है। लेकिन लिनले कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि वो स्टेज वाला बंदा किसी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए हमें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तुम तो उसकी भाषा कह रही हो। मुझे तो उस बंदे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। लेकिन विलन कहना चाहती कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो बल्कि भरोसा होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि देखो गॉड हमसे कितने ज्यादा खुश हैं और वो हमारी कितनी ज्यादा मदद कर रहे हैं। आगे चलकर वो हमारे सारे पापों को धुल देंगे। हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलकर हमारे लिए सारे अच्छे काम होने लगेंगे, बुरे काम खत्म हो जाएंगे। लिनले समझ चुका था कि विलन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुकी है। अगर मैं भी यहाँ पर उस लाइट के कंट्रोल में चला गया होता तो अभी मैं भी उस बंदे की जैसी ही बातें कर रहा था। ऐसे लिनले बातें कह रही है ना, बिल्कुल अंधविश्वास वाली, उसी तरह से मैं भी बात करने लग जाता। वो यहाँ पर विलन से कहना चाहता है कि देखो हमारी किस्मत में जो होता है, हम यहाँ पर जो हासिल करते हैं ना, वो हमारी मेहनत के ऊपर होता है। जो हम अच्छा काम करेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से कोई आशीर्वाद आता है जो हमारे काम को ठीक करता है। लिनले इन सब चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि चर्च वगैरह जो होते हैं वहां पे रहने वाले लोग हमारी बिलीव्स का, हमारे विश्वास का इस्तेमाल करते हुए हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुमको भी इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए। तुमको भी प्रैक्टिकल सोचना चाहिए कि देखो हम अगर आज मेहनत करते हैं तो आगे चलकर हमें अच्छा मिलेगा और हमारा करियर बन सकता है। तो ये सुनकर विलन उदास हो जाती है, कहना चाहती कि ठीक है मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मत करो ये सारी चीजें। और इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुकी थी। तो लिनले भी चला जाता है कि नहीं यार, अभी समझा का मतलब नहीं, पूरी तरह से विलेन वश में आ चुकी है और ये इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होने वाली। इसके बाद लिनले वहां से एग्जीबिशन हॉल आता है जहां पर वो जो मास्टर था वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने जितने भी स्कल्पचर बनाए थे ना, उसको मैंने एग्जीबिशन हॉल के अंदर रखा और लिटरली वो इतना ज्यादा महंगे बिके हैं जिसका मैं हिसाब भी नहीं लगा सकता। मेरा कमीशन काट के मैंने जितने भी पैसे हुए ना सारे के सारे तुम्हारे इस कार्ड के अंदर रख दिए। तुम्हें जिस तरह से चाहिए उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे।
तो लेनली भी कहता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लिटरली मुझे यकीन नहीं था कि मैंने बस टाइम पास के लिए उन स्कल्पचर को बनाया था वो इतने ज्यादा महंगे बिक जाएंगे। ये तो बहुत ही लाजवाब बात है। मास्टर भी कहता है कि देखो नॉर्मल जो स्कल्पचर होते हैं वो भी 1000 सोने के सिक्कों में बिकते हैं अगर वो अच्छे बने हुए हो तो, लेकिन तुम अर्नेस्ट एकेडमी के इतने कमाल के जीनियस बन चुके हो, तुम्हारा नाम वैसे भी हर जगह फेमस होता जा रहा था, तुम्हारे हाथों से बनाए हुए स्कल्पचर की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी और उसके ऊपर ऑक्शन लगा था, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको जाकर वो चीज मिली और इसी वजह से तुम्हारे एक नॉर्मल स्कल्पचर की कीमत भी बाकी की जितनी भी स्कल्पचर है उससे 10 गुना तक के ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर और भी स्कल्पचर रखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल के थे और उनमें से अभी भी और कुछ ऐसे थे जिनको लेनले ने बनाया था। वो जो मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर गया था वहां पर जितने भी बीस्ट वगैरह को देखा था या फिर और भी कुछ जो खतरनाक चीजों को उसने देखा था उन सभी के स्कल्पचर को भी उसने तैयार किया होता है जो कि बिकने के ऊपर लगे हुए थे। लेनले यहाँ पर उनको देखकर काफी खुश भी होता है और मास्टर भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कराता है। लेनले कहता है कि क्या आप मुझे और थोड़ी एडवाइस दे सकते हैं कि आगे चलकर मैं जो स्कल्पचर बना वो और अच्छा मैं कैसे बना सकता हूँ, जिसमें मास्टर बताता है कि देखो मैं तुम्हें एडवाइस क्या ही दूं, तुम वैसे भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो इन सारे मामलों में, लेकिन अगर फिर भी मुझे अगर तुम्हें एडवाइस देनी हो तो तुम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होने का कोशिश करो और नए नए वेरिएंट्स ट्राई करो जिसके लिए तुम और अच्छे स्कल्पचर तैयार कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें सब कुछ तो आता ही है तो ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। लेनले को काफी अच्छा भी लगा था, लेकिन वो जो ओल्ड मैन होता है वो लेनले से कहता है कि देखो लेनले ये सब बकवास की चीज है, स्कल्पचर बनाना मैंने तुम्हें सिर्फ एक टाइम पास के लिए सिखाया था ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस पे और अच्छे से ध्यान दे सको, लेकिन तुम्हारा मेन मकसद है तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्कल्पचर बनाने पे ध्यान मत दो, उसको सिर्फ एक मेथड की तरह इस्तेमाल करो जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट करने का काम आएगा, ये पैसों के लालच में मत जाना। तो लेनले भी सोचते कि हाँ बात तो ओल्ड मैन ने बिल्कुल सही कही है, मैंने स्कल्पचर सिर्फ एक प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया था, मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए ना कि इसको बेचने पर, इसका एग्जीबिशन लगाओ और पैसा ज्यादा कमाओ, ये मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसके बाद लेनले जो होता है ना वो कुछ फूल वगैरह लेकर विलेन के घर के पास आता है। वो सोच रहा था कि क्या विलेन अभी भी मुझसे नाराज है, क्योंकि उस टाइम तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होकर चली गई थी, लेकिन यहाँ पर आते साथ विलेन जो थी वो लेनले को गले लगाते हुए कहती कि नहीं मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तुम ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंसान हो, तुम्हारे पास हर चीज की नॉलेज है, हर चीज की समझ है, इस वजह से तुम खुद के ऊपर भरोसा कर लेते हो कि जो मैं करूंगा ना उसके हिसाब से मेरे लिए आगे अच्छा होगा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही इंसान ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं और मेरे लिए वो गॉड ही है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हूँ और उनके ऊपर भरोसा करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। लेकिन अब मैं कहना चाहती हूँ कि आगे हम इस चीज के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे तो बेहतर है, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जी भर के तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुनकर विलेन भी खुश हो जाती है और लेनले तो वैसे भी काफी ज्यादा खुश हो ही गया था। लेनले थोड़ा सा इसलिए उदास था कि हम दोनों ना मतलब विलेन और लेनले काफी कम टाइम ही एक दूसरे से मिल पाते, ज्यादातर टाइम उनको अलग ही रहना पड़ता। इस वजह से विलेन भी आज काफी ज्यादा उदास थी, वो नहीं खोना चाहती है लेनले को और इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उससे नाराज क्या हो गया तो उसने खुद ही कह दिया कि हम इस टॉपिक को चेंज करते, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो वही अच्छा होगा। तो जब यहाँ पर लेनले उदास था तो ओल्ड मैन उससे कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल की चीज है, सामने देख रहे हो वहां पर बिक रही है मेमोरी बॉल्स, वो खरीद लो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो ये देखकर लेनले जो था वो कहना चाहता है कि ये तो मेमोरी बॉल्स है ना, ये तो एक वाटर एलिमेंट को सीखा हुआ मैजिशियन जो होता है जो कि अपने 8 रैंक पे मौजूद हो वो आराम से इसको तैयार कर सकता है। इसमें थोड़े से वाटर एलिमेंट की जरूरत होती है और उसके बाद एल्केमी करके इस मेमोरी बॉल को तैयार किया जाता है। तो आखिर ये मेरे किस तरह से काम आएगा। लेकिन जो दुकान वाला बेच रहा था उन मेमोरी बॉल्स को वो कहने लग जाता है कि देखो जब दो प्यार करने वाले थोड़ा सा दूर रहेंगे ना तो उनके लिए ये बहुत काम आता है, मतलब एक बॉल के अंदर अपनी थोड़ी सी मेमोरी डाल दो, अपनी शक्ल डाल दो और अपने सामने वाले को दे दो, अगर वो तुमसे दूर भी रहेगा ना तो उस बॉल को देखकर तुम्हें महसूस कर पाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि तुम उसके साथ हो। तो ये सुनकर तो लेनले को काफी अच्छा लगता है कि अरे वाह ये तो कमाल की चीज है। वो कई सारे यहाँ पर बॉल्स खरीद लेता है और सोचता है कि मैं एक अपने लिए रख लूंगा जिसके अंदर विलेन की यादें होंगी, उसका चेहरा होगा, और एक मैं विलेन को दे दूंगा जिसके अंदर मेरी यादें और मेरा चेहरा होगा। तो जब भी हम दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी ना हम इन बॉल्स को देकर अपनी एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ओल्ड मैन ने यहाँ पर लेनले को लेकर आया था। ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी बॉल्स महंगे थे लेकिन फिर भी लेनले उसको खरीद लेता है क्योंकि वो स्कल्पचर को बेचकर जो उसको पैसे मिले थे उसने ज्यादातर पैसे इसी चीज में लौटा दिए। और लेनले जो था उनको बॉल्स को खरीदता है और खरीदने के बाद वो जाने लग गया था उसी विलेन के पास कि मैं इसको ये दे दूंगा, भले से मेरे पैसे चले गए लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विलेन खुश हो जाए कि यही मेरे लिए बहुत बेहतर है तो मैं जल्दी से जाकर उसको ये बॉल से देता हूँ। वो उसको पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लेने जा रहा था वहां पर उसके बाकी के सारे दोस्त आकर पहुंच जाते हैं और वो लेने से कहना चाहते हैं कि लेने क्या तुम ये मेमोरी बॉल्स विलेन को देने वाले हो। तो लेने कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने उसी के लिए खरीदा, उसको ही देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि देख ब्रो मत कर ऐसा, क्योंकि तुझे पता है अभी हमने ना विलेन को देखा एक दूसरे बंदे के साथ, वो उसके हाथ में हाथ डालकर बड़े प्यार से बातें करते हुए आगे जा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो तेरे साथ चीट कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात ही लेने को उस बात पे भरोसा ही नहीं होता। वो कहता है कि देखो मैं जाकर खुद देखता हूँ, अगर मैं अपनी आंखों से देख लूंगा ना इस चीज को तो मुझ पर उसको भरोसा हो जाएगा और मैं यकीन कर लूंगा कि वो इस तरह की लड़की। लेकिन जब तक मैं नहीं देखता अपनी आंखों से मैं इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करने वाला। तो उसके दोस्त भी उसको मना नहीं करते कि ठीक है भाई तू जाकर देख लेगा, तुझे हमारे पास भरोसा नहीं है। तो लेने का एकदम दिल टूट गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो यहाँ पर विलेन को इतना खुश रखने की कोशिश की हूँ, हर चीज तो उसके लिए किया, लेकिन वो अचानक से ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। अभी तो इतना प्यार से वो कह रही थी कि मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है ये वो, लेकिन
भयानक में इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, वो इतना जल्दी कैसे बदल सकती है। वो जैसे विलेन के घर के पास आता है उसको वहाँ पर सच में दिखाई देता है एक बंदा। ये शायद वही लीवर फायर का मैजिशियन था जो कि बहुत टाइम पहले लिली को मिला था और सबसे पहले बीच से डरकर वो भाग गया था। तो जैसे ही यहाँ पर लिली आता है ना, वो विलेन को उसी बंदे के साथ देख पाता है और वहाँ पर विलेन का बाप भी था जो कि लिली से कह रहा था कि लिली निकल जाए यहाँ से, आइंदा कभी लौट कर यहाँ पे आना नहीं, क्योंकि मैंने विलेन की किसी और बंदे के साथ सेटिंग करवा दी है। तुम पीछे मेरे बंदे देख रहे हो ना, उसका नाम है यंग मास्टर कालन। हमारी फैमिली कितनी बुरी कंडीशन से गुजर रही थी, लेकिन उस यंग मास्टर ने हमें कितने सारे सोने के सिक्के दिए, कितना कुछ मेरे लिए किया और विलेन के लिए किया है। तो तू ही बता कि विलेन को तेरे साथ रहना चाहिए तो जैसे गरीब इंसान के साथ, भिखारी इंसान के साथ, जो कि आज तक कभी भी तूने विलेन के लिए कुछ किया ही नहीं, कभी ना पैसों से कुछ किया ना किसी और चीज से कुछ किया, तो वो तेरे साथ क्यों ही रहेगी। वो जा रही है उस यंग मास्टर के साथ, वो उसको तेरे से कहीं गुना ज्यादा अच्छे तरीके से खुश रख सकता है। तो ये सुनकर यहाँ पर लिली कहना चाहता है कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो विलेन को मुझे बताना चाहिए था ना, उसने आखिर मुझे पहले ये सारी बात क्यों नहीं बताई। तो वो जो यंग मास्टर था वो कहने लग जाता है लिली से कि तू ढंग से समझता नहीं है क्या बात को, कि लड़कियां यहाँ पर ना किसी से भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, तो तूने उसको यहाँ पर इतना अच्छे से बिहेव करके दिखाया, उसकी जान बचाई, तो कुछ टाइम के लिए वो तेरे से अट्रैक्ट हो गए। लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं और विलेन बचपन से एक साथ टाइम गुजारे हैं, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो ज्यादा वो पसंद किसको करेगी, घूम फिर कर वो मेरे पास ही आएगी। तो बस कुछ टाइम की खुशी थी उसके लिए, लेकिन उसके बाद वो सैड हो गया, तो उसके बाद उसको मेरे पास ही आना है। और अब देख वो बड़ी आसानी से मेरे पास लौट कर आ चुकी है। तेरे पास वैसे भी है क्या, तेरी फैमिली खत्म हो चुकी है, तेरे पास ना ढंग के पैसे है ना कुछ है तेरे पास, तेरे साथ वो रहकर करेगी क्या। जो तेरे साथ टाइम पास करना था उसने वो टाइम पास कर लिया है, अब वो तेरे से साइड हो चुकी है। खाली प्यार बरसा देना बहुत कुछ नहीं हो जाता, पैसा भी बहुत जरूरी होता है जो कि तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तू ये बात कहाँ ही समझेगा गरीब कहीं का। तेरी दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, तो तू अपनी दुनिया में जाओ और वहाँ की किसी लड़की को ढूंढ लिया कर, हमारी दुनिया में आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम तेरे से बहुत ज्यादा अलग है। तू तो विलेन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसको किसी भी चीज की जरूरत है कि तू कभी भी उसको वो लाकर दे ही नहीं सकता क्योंकि तेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये सुनकर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहना चाहता है कि मुझे तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अगर यहाँ पर विलेन खुद अगर मुझे रिजेक्ट करती है ना, तब मैं जाकर यकीन करूंगा कि हाँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती, वो मेरे साथ से टाइम पास कर रही थी, इसलिए अपना मुंह बंद रख, विलेन को बाहर निकाल और उससे मुझे बात करनी है। तो इसके बाद लिली जो था वो गुस्से में घोड़ा गाड़ी के पास आता है जहाँ पर विलेन बैठी हुई थी। वो उससे कुछ कहता नहीं, बस उसकी आंखों में आंख डालकर उसको एक बार देखने कहता है, लेकिन विलेन के अंदर ये हिम्मत भी नहीं होती कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। वो सिर्फ उससे इतना कहती है मुझे माफ कर दो, और बस लिली समझ चुका था कि जो उसके साथ हुआ है ना वो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विलेन को जिस पर वो इतना ज्यादा भरोसा कर रहा था उसने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ चीट किया। लिली कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही पसंद है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो तुम्हें तुम्हारी अपनी लाइफ मुबारक हो। और इतना कहने के बाद लिली वहां से चला जाता है। जाते हुए वो रास्ते में सबसे पहले वो जो मेमोरी बॉल्स थी जो कि उसने इतने प्यार से खरीदा था उस विलेन के लिए, उसको वहीं पर तोड़ देता है कि भाड़ में जाए, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। लिली बिल्कुल टूट चुका था कि यार ऐसा कैसे कौन चीट कर सकता है, इतना भरोसा मुझ पर दिखा रही थी, इतना ज्यादा प्यार से बात कर रही थी, अचानक में चीट कैसे कर दी। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि अगर ऐसा किसी का दिल थोड़ी तोड़ा जाता है। लिली बिल्कुल ही उदास हो चुका था, एकदम इमोशनल हो जाता है। वो उसके दोस्त वगैरह उसको देखकर बहुत अफसोस महसूस कर रहे थे कि यार हमारे दोस्त के ऊपर हमें नजर रखनी होगी कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसलिए कहते हैं दोस्तों सिंगल रहो, बेस्ट रहो, ऐसी हरकत करने जाएंगे तो हमारे ही लगते हैं वो भी बड़े वाले। और ऐसा ही आज बेचारे उसके साथ लिली के साथ भी हो गया। तो पूरे गुस्से के साथ वो एकदम इमोशनल होकर जंगल में आ जाता है, और जंगल में आने के बाद वो एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। उसके पास कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जिसके ऊपर वो अपना सारा गुस्सा उतार सकता है। यहाँ पर उसके दोस्त और ओल्ड मैन सब लोग मौजूद थे और लिली को एनी टाइम बस विलेन की शक्ल याद आ रही थी, उसके साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे कि आखिर कोई इतना ज्यादा खेल खेल कैसे सकता है, इतनी अच्छी कहानी रचाना किसी नेक्स्ट लेवल राइटर की भी बस की बात नहीं है। इतनी कमाल की उसने मेरे साथ एक्टिंग की ना, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। जब ऐसा ही करना था तो पहले ही उस यंग मास्टर के साथ चली गई होती ना, मैं कौन सा उसकी जिंदगी के बीच में आता, वो खुद मेरे पीछे आई थी और सब कुछ हो जाने के बाद उसने बीच रास्ते में ही छोड़कर दूसरे के साथ निकल ली। लिली का तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन करता था कि वो कुछ भी कर दे यहाँ पर, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो अपना डैगर बाहर निकालता है और डैगर को बाहर निकालने के बाद वो जो भी पहाड़ वगैरह था ना उनको ही काटना शुरू कर देता। वो पहाड़ के अंदर स्कल्पचर बना रहा था ताकि कुछ तो वो ऐसा करे, कुछ चीज पे तो वो अपना गुस्सा उतारे ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्से में था ना कि उसके गुस्से का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। वो खाली पत्थर पे पत्थर मार रहा होता है ताकि सब कुछ को तोड़ फोड़ कर दे, सब कुछ को वो यहाँ पर खत्म कर दे, बस वो अपना गुस्सा शांत कर ले। वो जितनी बार अपने डैगर को चलाता उतनी बार वो याद करता विलेन के साथ बिताए हुए लम्हों को, उसकी शक्ल देखता और जितनी बार वो उसकी शक्ल देखता उसको उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। इतना गुस्सा कि शायद वो उस गुस्से को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो इतना ज्यादा मारता है यहाँ पर पत्थर की हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद हम देख पाते कि वो यंग मास्टर जो था वो चला जाता है विलेन को लेकर अपनी फैमिली के अंदर, और यहाँ पर उसका बाप उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुझे ये विलेन पसंद है ना तो तू उससे शादी कर सकता है, मैं कराऊंगा तेरी शादी। तो यंग मास्टर कालन और यहाँ विलेन के तो सेटिंग बन चुकी थी, उनकी शादी भी होने वाली है। अब यहाँ पर इनकी शादी की तैयारी हो रही थी और उधर जो लिली होता है करीब 3 दिन से वो खाली पत्थर के ऊपर अपना डैगर मार ही जा रहा था, मारता जाता है। वो रुकता ना खाना खाया उसने, ना पानी पिया, ना वो हिला वहां से, बस अपना गुस्सा उतारने के लिए वो ये काम करता चाहता। उसके दोस्त कई बार उसको रोकने की कोशिश करते कि यार रुक जा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते ना, वो उसकी बातें
सुन रहा था सच में इतना भयंकर भला उसका दिल टूटा था कि उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप में से किसी के साथ ऐसी फीलिंग हुई है तो उसको ही पता चलेगा कि अभी लिली के साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं तो हमेशा सिंगल ही था। आपके साथ हुआ तो अपना दुखड़ा कमेंट में शेयर कर लो, हम एक दूसरे के साथ मिलकर दुख बांट लेंगे। लिली का जो दोस्त था वो यहाँ पर अपने फैमिली के सारे मेंबर से कह रहा था कि जिसने भी मेरे दोस्त को इतनी ज्यादा तकलीफ दी है ना, वो विलेन और वो जो यंग मास्टर है उसके फैमिली वाले ने अगर कहीं भी किसी काम के लिए भी उनको जरूरत पड़ती है ना, सीधा जाकर उनको मना करना। उन फैमिली के जो भी उनकी फैमिली होगी, हर एक जो कनेक्शन होंगे सबको खत्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि उनकी फैमिली भी वो दर्द महसूस करे जो कि उन लोगों ने लिली को दिया। मैं उनकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई जैसे दोस्त को यहाँ पर उन लोगों ने तकलीफ दी है, छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को, पूरी फैमिली बर्बाद करके रख दूंगा मैं उन लोगों की। क्या कमाल के दोस्त मिले हैं लिली को जो उसके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। लिली जब यहाँ पर पत्थरों को तराश कर स्कल्पचर बना रहा था और इससे पहले भी जब वो स्कल्पचर बनाता है तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है ना, तो अब यहाँ पर 3 दिन लगातार काम करने की वजह से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पिछली बार से करीब 1000 गुना वो ज्यादा होती है। मतलब पिछली बार जितना उसने मेहनत किया था और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया था स्कल्पचर बना के ना, उससे भी टोटल 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये अच्छी बात नहीं, ये इतनी खराब बात है कि यहाँ पर लिली अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसका दिमाग फट जाएगा। लेकिन लिली को फर्क नहीं पड़ता, वो रुकता ही नहीं। कोई भी उसको समझा ले, यहाँ पे ओल्डमैन समझा ले, कोई भी समझा ले, लेकिन वो रुकने वाला ही नहीं था। एक बात अच्छी थी कि अगर वो कंट्रोल करता जा रहा है तो उसकी पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन अगर इसका ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हुआ तो बहुत भयंकर बैकफायर करेगी ये चीज उसके ऊपर। जैसे वो जो यंग मास्टर था उसका बाप जो था, उसको खबर मिलती है कि बाकी की जितनी भी फैमिली थी उन सभी ने हमसे कनेक्शन तोड़ लिए, हमारा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये काम हुआ था लिली के दोस्त की वजह से, उसने सारी फैमिली के कनेक्शन तोड़वा दिए उस यंग मास्टर की फैमिली से और इसी वजह से भड़क चुका था कि आखिर ये कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा हो तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जैसा लिली के दोस्त ने किया था, उसने अपना फर्ज निभाया और पूरी फैमिली की वाट लगा कर रख दी उस यंग मास्टर के। अब जो भी उनको करना है ना, खुद के दम पर करना होगा। जिंदगी में कभी कोई उनका साथ देने के लिए आएगा ही नहीं। यंग मास्टर का बाप तो कहना चाहते कि देख, कोई भी ऐसा है ना जो यहाँ पर इस चीज को सॉल्व कर सकता है, उससे जाकर मिल, क्या दिक्कत हुई है, किस वजह से सारी फैमिली हमसे कनेक्शन तोड़ चुकी है ना, इसका पता लगाओ। हमें किसी तरह से भी ये ठीक करना पड़ेगा वरना हमारी फैमिली कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पर लिली के दोस्त तो काफी ज्यादा खुश थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये अच्छी बात है कि इनकी फैमिली गई काम से। जितना हमारे दोस्त लिली को इन लोगों ने तकलीफ दी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, और ज्यादा इनको तकलीफ महसूस करनी है, तभी जाकर हम लोगों को सुकून मिलेगा। लिली जो था वो यहाँ पर कितने दिन से मेहनत कर रहा था और आखिर का वो जो स्कल्पचर तैयार कर रहा था अपने गुस्से के अंदर से, वो उसका तैयार कर चुका था। और ये होता है किसी और का नहीं बल्कि विलेन का। और उसके पर यहाँ पर लिली कह देता है कि गुड बाय, मतलब पूरी तरह से उसने उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया कि जिस तरह से तुमने मुझे चीट किया ना, हमेशा पछताओगे और तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड बाय है। ओल्डमैन ये देखकर बड़ा खुश होता है, वो बहुत खुश हो जाता है और लिली को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि शाबाश लिली, तुमने क्या किया पता है, तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया है। तुमने जो गुस्से में स्कल्पचर बनाया ना, इस स्कल्पचर को बनाने की वजह से तुम अपने लेवल 7 के मैजिशियन बन चुके हो। कमाल की बात है, तुमने जो अजूबा करके दिखा दिया। लिटरली उसने यहाँ पर जितना विलेन तुम्हें धोखा दिया, जितना तुम्हारा दिल दुखाया ना, यही हिम्मत तुम्हें मिली और इसके जरिए तुमने इतना फास्ट अपना ब्रेक थ्रू किया जिसको इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। लिली के दोस्तों उसको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन कर दे कि यार शाबाश मेरे दोस्त, क्या बनाया है तूने, तो बिल्कुल ब्रेक थ्रू कर चुका है, हम तो तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश है। लिली को पता भी नहीं कि उसके दोस्तों ने उसके लिए क्या कर दिया, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया यंग मास्टर की, और अभी तक उसके दोस्तों ने उसको ये बात बताई तक नहीं। लिली अब स्कल्पचर बनाने में एक मास्टर रैंक का बंदा बन चुका था। मतलब अब स्कल्पचर बनाने वाले में वो कोई नौसिखिया नहीं रहा, वो एक मास्टर कहलाएगा क्योंकि अब उसके स्कल्पचर इतने ज्यादा परफेक्शन के साथ तैयार हो रहे थे, इतने ज्यादा वो परफेक्ट हो रहे थे कि अब उसका हिसाब लगाना भी नामुमकिन है। और अभी जो उसने स्कल्पचर बनाया ना, लिटरली उसकी कीमत मिलियंस से भी ऊपर की होगी। इतना महंगा वो बिक सकता है कि पूरे एग्जीबिशन में जिंदगी में कभी ऐसे तरह का कोई पीस आया नहीं होगा उनके पास। आज जो लिली ने कर दिया, भले से यहाँ पर विलेन ने उसको धोखा दिया, उसके साथ चीट किया, लेकिन वो चीज लिली के लिए फायदेमंद साबित कर गई। उसने अपना ब्रेक थ्रू किया, एक मास्टर रैंक पे भी पहुंच गया वो, और इस स्कल्पचर को वो बेच दे तो फिर जिंदगी भर के कमाई के पैसे हो जाएंगे और काफी हद तक वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। लिली की किस्मत तो अच्छी थी कि उसको धोखा मिला, लेकिन वो संभल गया सही टाइम के ऊपर। ओल्डमैन लिली से कहता है कि तुमने जो स्कल्पचर तैयार किया, क्या तुम इसका कोई नाम देना चाहते हो? तो लिली कहता है कि हाँ बिल्कुल नाम दूंगा ना, इसको नाम दूंगा धोखेबाज। इस स्कल्पचर का नाम है धोखेबाज और यही नाम से ये बिकेगा। क्या एपिसोड था, मजा ही आ गया इसको देख कर। दो और इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।